फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस की टीएसटी पीएचडी की रिगार्डिंग क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आपका जो केवीएस का सिलेबस है, चाहे टीएसटी का चाहे पीएचडी का, दोनों का ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। दोनों का ही फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप टीएसटी कर रहे हैं तो टीएसटी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, बिकॉज जो हमारा चैप्टर आज का है चाइल्डहुड है, जो कि जिसके राइटर है भाई मार्कस नेटन द्वारा ये लिखा गया है। चाइल्डहुड बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि इसमें जो पोएट है वो किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से उसने अपनी मासूमियत चाइल्डहुड को फ्रेंड इनोसेंस, किस प्रकार से उसने अपनी इनोसेंस को खो दिया इस दुनिया की सच्चाई जानकर। मीन्स की और इसमें फ्रेंड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले तो मैंने जो मार्कस नेटन उनकी बायोग्राफी मीन्स राइटर की बायोग्राफी ऐड की है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में ऐड किए हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पूरी पोएम बताते समय, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, और पूरी पोएम बताते समय मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप किस प्रकार से 11th क्लास की बुक जो है, 11th क्लास का चैप्टर दी चाइल्डहुड को किस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं एक एक लाइन को इतनी अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ कवर करके आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट कराऊंगी कि इससे अलग तो आपका कहीं से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं, अपनी पोएम की इंट्रोडक्शन लेते हैं। चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। एक नंबर तो आपका यहीं से बन गया कि चाइल्डहुड किसके द्वारा लिखा गया है, मार्कस नेटन के द्वारा लिखा गया है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके किसी भी चैप्टर में आपके राइटर मेंशन है तो राइटर से एक दो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं एग्जाम में। वो भी आपका अगर एग्जाम 11th क्लास की बुक को अगर पीजी लेवल पर ले जाना है तो आप समझ सकते हैं कि राइटर से भर भर के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप राइटर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में पहले राइटर को कवर करती हूँ, देन हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में भी हम अपने राइटर को कवर करेंगे। तो जो चाइल्डहुड लिखी गई किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड, मार्कस नेटन। ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि एक नंबर आपका यहाँ पास पक्का है कि मार्कस नेटन द्वारा लिखी गई है चाइल्डहुड। इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। पूरे पोएम को क्या सोचता है कि उसका चाइल्डहुड जो है लॉस्ट हो गया है। ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट हिज इनोसेंस एंड रियलाइज दैट द वर्ड इज नॉट व्हाट ही मीन्स कि वो पूरे बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है कि वो जब वो मासूम था वो सोचता था कि पूरी दुनिया कैसी है, वैसा नहीं है जैसा मेरे सामने बचपन में प्रेजेंट किया गया था, मतलब मुझे जैसा बताया गया था ये दुनिया ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है ये सब देख के। वो सोचता है ही रिकॉल्स व्हेन हिज थॉट चेंज एंड ही रियलाइज द hypocrisy ऑफ द पीपल अराउंड ही। मीन्स वो सोचता था कि दुनिया जैसे लोग मेरे सामने, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव जैसे दुनिया को मेरे सामने प्रेजेंट करते थे, वैसे वो लोग वैसे तो दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। ये जो यहाँ पर पास के जो पीपल हैं, जो उनके आस पास के जो पीपल अराउंड हिम, जैसे जो पोएट के आसपास के जो पीपल वो किस प्रकार के हैं फ्रेंड, हाइपोक्रेसी है। हाइपोक्रेसी मीन्स होता है फ्रेंड कि जैसे कि आपके सामने तो वो चीज़ बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, बट खुद उस बात को फॉलो नहीं करना। मीन्स कि वो बहुत गुणवान बातें करेंगे बट आपके सामने वो करेंगे, बट वो पीठ पीछे कुछ उसका उल्टा, खुद तो वो ऐसा काम खुद नहीं करेंगे, खुद उसका वो उल्टा करेंगे। इस प्रकार के मैन को क्या कहते हैं फ्रेंड, हाइपोक्रेसी कहते हैं ऑफ द पीपल अराउंड हिम। ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया दैट द हिज चाइल्डहुड वेंट टू द सम फॉरगेटन प्लेस। फिर वो राइटर सोचता है कि उसका जो चाइल्डहुड था, उसका जो इनोसेंस था, उसकी जो प्योरिटी थी, उसकी जो मासूमियत थी बचपना की, वो कहीं खो गई है। वो कहीं मीन्स खो गई है, कहीं अब मिल नहीं रही है। एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ इनोसेंट इन्फेंट। बट एट द कंक्लूजन पार्ट में मीन्स 4th स्टेंजा में, जो आपका पोएम है वो 4 स्टेंजा में डिवाइड है। स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेंजा में तो राइटर जो है क्वेश्चन पूछता है, खुद से क्वेश्चन पूछता है कि आप उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया। बट जो लास्ट का कंक्लूजन 4th स्टेंजा उसमें वो फिर कह देता है कि हाँ उसका जो चाइल्डहुड था वो कहाँ चला गया, इनोसेंट इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स होता है फ्रेंड एक प्रकार का चाइल्ड, एक प्रकार का बेबी। इनोसेंट मीन्स जानते हैं मासूमियत, मतलब एक मासूम से बच्चे के चेहरे में वो अभी जो राइटर है अपना चाइल्डहुड देख सकता है। तो एक ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो चलिए फिर हम अपनी बायोग्राफी, जो मार्कस नेटन है, इनकी ज़्यादा बायोग्राफी तो हमें मिली नहीं विकिपीडिया पे, बट जितनी मिली हमने आपके लिए अटैच कर दी, क्योंकि जो जितने भी हैं इनसे अगर क्वेश्चन बनना होगा तो आ जाएगा, इन्हीं में से आएगा। तो डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ इज़ वेरी स्केची। मीन्स इनकी जो लाइफ डिटेल है वो वेरी स्केची, मीन्स बहुत ही शॉर्ट है और ज़्यादा कुछ मिला नहीं। सो इट्स अनक्लियर वेन एंड वेयर ही वॉज बॉर्न। ही रोट हिज लवली पोएम। ये सबसे मोस्टली इनका जो फेमस वर्क है, एक तो चाइल्डहुड है, इनका एक एडोलसेंस है और कुछ और भी है, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपके क्वेश्चन इस राइटर से फंसना होगा तो एग्जाम में इसी सबसे फंस जाएगा। तो इन्होंने जब चाइल्डहुड लिखा था, व्हेन ही टर्न्ड 11 द पोएम इज द ट्रांसलेशन जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, translation, one can imagine how great it would be in his language.
मीन्स अपने लैंग्वेज को इमेजिन करके वो ये जो पोएम इतना ब्यूटीफुली पोएम को वो लिखते हैं। मार्कस नेटन इज अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बनना होगा कि मार्कस नेटन, देखिए सारे राइटर के साथ एक की फैक्ट इंक्लूड होता है, तो अगर ये नॉर्वेजियन राइटर्स लिखा जाए और पूछा जाए हु इज द बिलोंग टू नॉर्वेजियन, तो आपको अटैच करना है, टिक करना है मार्कस नेटन। अगर किसी के साथ कोई की फैक्ट जुड़ा हुआ है तो उससे क्वेश्चन बनने के आसार बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इनका हम थोड़ा सा तो आप ये देखेंगे कि मार्कस नेटन के साथ कौन सा की फैक्ट जुड़ा हुआ है, नॉर्वेजियन राइटर का। तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड 23 जून को हुआ था 1975 में, और इनका डेट मिला नहीं, मीन्स अननोन, विकिपीडिया पे जो है अननोन दिखाया जा रहा है, मीन्स ये डेट का इनका कोई भी डेट मेंशन नहीं है। हु होल्ड्स अ पोजीशन विद न्यूजीलैंड, जो कि एक पोजीशन पे थे न्यूजीलैंड में, एंड ही इज द हेड ऑफ हैचकरी इनोवेशन LMD। तो आप देख लीजिए कहाँ के हेड थे, ये जो इनोवेशन LMD के थे, क्या थे, हेड ऑफ हैचरी थे। कौन थे ये, मार्कस नेटन थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द बुक। अब इनके थोड़े से जो बेस्ट बुक हैं वो जान लीजिए। तो कौन से, सबसे पहले तो है द बुक थीफ एंड द सेकेंड है दी मैसेंजर। ये जो इनका फेमस वर्क माना जाता है, और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है फ्रेंड वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस वॉज कंपोज्ड बाय मार्कस नेटन। इन दिस सोनेट द आर्टिस्ट हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज यूथ। फ्रेंड अब देख लीजिए कि इसमें चाइल्डहुड में इन्होंने क्या बताया कि ये किस प्रकार से इन्होंने अपना चाइल्डहुड में किस प्रकार से इन्होंने अपना इनोसेंस खो दिया है, बट एडोलसेंस में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने अपना यूथ खो दिया है। बहुत ही स्टोरी दोनों ही है, तो बस हमारा जो चैप्टर है वो है चाइल्डहुड, तो हमें चाइल्डहुड पे फोकस करना चाहिए। बट आप इनके थोड़े से जो वर्क है, जो फेमस 3-4 वर्क ही तो मैंने ऐड किए हैं, तो आप अपने माइंड में एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि एडोलसेंस किसके द्वारा लिखा गया है, हु कंपोज्ड एडोलसेंस, तो आपको सीधे टिक करना है मार्कस नेटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकी बायोग्राफी ज़्यादा लंबी नहीं, इतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, जो भी है कवर है इतना। तो चलिए फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ऐसी स्टोरी है फ्रेंड, ऐसा पोएम है कि आपके दिल को छू लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस पोएम में जो ये चाइल्डहुड है, मीन्स ये जो चाइल्डहुड है, इसको जो आप अटैच कर सकते हैं इनोसेंस से। तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड का मीनिंग लिया गया इनोसेंस से, मीन्स मासूमियत से। एक बच्चे के चेहरे पे जो आप मासूमियत रहती है, जो प्योरिटी रहती है, वो कहीं देखने को नहीं मिल सकती है। तो मार्कस नेटन जो ये राइटर है हमारे, इन्होंने यही बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपना मासूमियत खो दिया, जब वो इस वर्ल्ड से कि वो असलियत उनके सामने आई, तो किस प्रकार से उन्होंने खो दिया, क्या वो मीन्स खो दिया जब वो 11 ईयर के हुए, या फिर तो उन्होंने जाना कि हेल एंड हेवन तो इस वर्ल्ड पे कुछ होता ही नहीं है, इस ग्लोब में कुछ है ही नहीं। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए मैं आपको एक एक लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कौन सा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यूज हुआ है, सब कुछ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए, फर्स्ट लाइन में जो फ्रेंड बताया गया है कि द पोएट वंडर्स अबाउट व्हेन हिज चाइल्डहुड कम टू एन एंड, मतलब वो नहीं जानता था कि उसका चाइल्डहुड कब उसके चाइल्डहुड का एंड हो गया। ही आस्क्ड हिमसेल्फ वाज इट द डे ही वाज कम लॉन्गर 11 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो खुद से कहता है क्या ये जब मैं 11 ईयर का हुआ तब हुआ। वाज इट द डे व्हेन ही रियलाइज दैट द हेल एंड हेवन एग्जिस्टेड एंड इट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, मतलब कि वो नहीं जानता था कि हेल एंड हेवन तो कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, जो मुझे बचपन में बताई गई थी वो ऐसी कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको एक एक लाइन के थ्रू बताती हूँ कि इसमें क्या क्या, कौन सा लाइन में क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि इसमें कौन बता रहा है, कि राइटर खुद बता रहा है, क्योंकि यहाँ पास देखिए आई से, यहाँ पास मतलब जो प्रोनाउंसिएशन हुआ है, जो पोएम की स्टार्टिंग हुई है वो आई से हुई है। तो आप समझ लीजिए कि आई की, अगर किसी पोएम की स्टार्टिंग आई से हो रही है तो वो किससे हो रही है फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन नरेटर के थ्रू ये जो पोएम है स्टार्ट है। क्योंकि अगर ही का होता तो इसमें थर्ड पर्सन नरेटर होता, बट मैं मोस्टली आपको हर पोएम में बताती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 11th क्लास की बुक को पीजी लेवल पे अगर उठाना है तो हमें इस प्रकार से उठाना पड़ेगा कि आपको जानना पड़ेगा, पोएम पढ़ते ही मान आपको तुरंत आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि ये पोएम किस लैंग्वेज किस फॉर्म में लिखी गई, फर्स्ट पर्सन नैरेटर में लिखी गई, थर्ड पर्सन नैरेटर में लिखी गई, किस में लिखी गई। तो जैसे ही आपने आई देखा यहाँ पास, तो मीन्स फर्स्ट पर्सन, मतलब राइटर खुद की बातें बता रहे हैं यहाँ पास। मीन्स कि इस पोएम में जो फ्रेंड्स राइटर है खुद के चाइल्डहुड के खोने के, मीन्स उसका चाइल्डहुड किस प्रकार से खो गया, तो उसने खुद अपनी स्टोरी यहाँ पास बताई है। तो मीन्स पोएट अपने बारे में लिखा है, और फर्स्ट पर्सन नैरेटर है, क्योंकि पोएम यहाँ पास आई से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट पर्सन हुआ। और पोएट जो है अपनी चाइल्डहुड के बारे में खुद की स्टोरी, खुद के थॉट इस पोएम में पेश किया है। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है फ्रेंड एक प्रकार की लिरिकल पोएम मानी जाएगी। मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाली क्लास में आपको बताया था कि लिरिकल पोएम क्या होती है। मीन्स जब कोई राइटर
अपनी थॉट, अपनी फीलिंग को पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करता है, तो उस प्रकार के पोएम को लिरिकल पोएम कही जाती है। तो ये पोएम, इसमें जो आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो राइटर है अपनी चाइल्डहुड के अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, हम लोगों तक शेयर कर रहा है अपने पोएम के माध्यम से। तो इस प्रकार का ये पोएम जो एक लिरिकल पोएम मानी जाती है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आप फर्स्ट लाइन में आपने यही देखा कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, तो देखिए यहाँ पास जो है आपको एक क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पास से आपको एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। मीन्स कि फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट ही लाइन में आपसे एक राइटर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मतलब मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, कहाँ खो गया मेरा चाइल्डहुड। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बट पूरे पोएम में, पूरे आपका जो पोएम है 4 स्टैंजा में डिवाइडेड, फ्रेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों स्टैंजा में तो जो राइटर है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बट वो क्वेश्चन का आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मीन्स ऐसे जब आपका हो तो आप वहाँ फ्रेंड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच होगा। आप समझ सकते हैं, मैंने जब फिगर ऑफ स्पीच की क्लासेस ली थी, स्टार्टिंग के 10 क्लास मैंने इंट्रोडक्शन क्लास करके फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम को पीजी लेवल का उठाना है, आपको एनालाइज करना है 11th क्लास की बुक को पीजी लेवल का। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपका हर चैप्टर से क्वेश्चन बने ना बने, बट आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच से तो क्वेश्चन 100% बनने ही हैं। तो आप उन 10 वीडियो को तो बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ फ्रेंड्स उनको जरूर देख लीजिए। तो आपने देख रहे हैं पहले ही लाइन में जो राइटर है आपसे क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन तो कर रहा है आपसे, बट वो उसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, कोई सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा हो बट आपसे वो कोई आंसर एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, तो वो क्या होता है, रिटोरिकल, वहाँ पास रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पास देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच। मैंने बताया ना, इन रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच द राइटर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू यू बट ही नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। मीन्स आप समझ सकते हैं वो कोई भी आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मे बी ही फाइंड हिज आंसर हिमसेल्फ आर कंक्लूड टू हिमसेल्फ। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट ही लाइन में आपको जो देखने को मिल रहा है फिगर ऑफ स्पीच, वो कौन सा मिल रहा है, रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच जो है आपको फर्स्ट लाइन में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पास आपके नीचे आ जाते हैं जस्ट अ सेकेंड। अब हम सेकेंड वाली लाइन को कवर करते हैं। वॉट इज़ द डे आई सीज टू बी 11, क्या मैंने तब खो दिया था अपना चाइल्डहुड जब मैं 11 ईयर में पहुंचा। मीन्स 11 ईयर के बाद फ्रेंड, अगर हम 11 ईयर के बाद देखें तो हमारा जो 12 ईयर आता है वहाँ से हमारी एडोलसेंस स्टार्ट होती है। आपने सब पेडागोलॉजी में तो आप सब पढ़े ही होंगे कि हमारा एडोलसेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 ईयर से ही स्टार्ट होता है। तो कहते हैं वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 के वहाँ पास मैंने अपना खो दिया था। आई सीज मीन्स खोना होता है, मीन्स लॉक करना होता है। आई सीज टू बी 11, जब मैं क्या 11 में पहुँचा तब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था। वॉट इज़ द टाइम आई रियलाइज दैट द हेल एंड हेवन, या फिर वो टाइम था जब मैंने रियलाइज़ किया कि हेल एंड हेवन जैसी तो कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, मतलब हेल एंड हेवन नाम की चीज़ तो कोई भी जोग्राफी में है ही नहीं। अब फ्रेंड यहाँ पास देखिए, आपका यहाँ पास दिखा है व्हाट इज़ द डे, व्हाट इज़ द टाइम। यहाँ पास आपको जो दिखने को मिल रहा है, यहाँ पास एनाफोरा देखने को मिल रहा है। अब सोच रहे होंगे व्हाट इज़ एनाफोरा। एनाफोरा में ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेज का रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से एनाफोरा सॉरी फ्रेंड, बहुत अच्छे से मैंने आपका क्लियर करवाया था कि इसमें जब एनाफोरा वहाँ पास होता है, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स फ्रेंड एनाफोरा में ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेज का रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए व्हाट इज़ द डे, व्हाट इज़ द टाइम। यहाँ पास क्या दे, वॉज इट का यहाँ पास आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो इस लाइन में होगा वहाँ पास होगा एनाफोरा। इस प्रकार से एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा है। और फिर आई रियलाइज डैट हेल एंड हेवन। अब यहाँ पास देखिए हेल एंड हेवन दोनों भी बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर यहाँ पास एंड नहीं होता तो ये ऑक्सीमोरन होता। अगर देखिए ऑक्सीमोरन में फ्रेंड क्या होता है आज कुछ ज़्यादा ही खांसी आ रही है मुझे ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि दो अपोजिट चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट एक साथ में होती है, उसमें आर या एंड का भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। मतलब कि उसके बीच जो अपोजिट चीज़ें हैं उनके बीच में आर या एंड भी नहीं आ सकता है। अगर ऐसे रहता है तो वो ऑक्सीमोरन रहता है। बट यहाँ पास देखिए हेल एंड हेवन आ गया, हेल एंड हेवन के बीच में एंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास ये जो फ्रेंड यहाँ पास फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा वो होगा एंटीथेसिस। मीन्स कि जो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स एंटीथेसिस देखने को यहाँ पास मिल रहा है। बिकॉज यहाँ दो अपोजिट कॉन्सेप्ट आपको देखने
को मिल रहा है। एंड भी यहाँ पास नहीं लगा है, मीन्स एंड भी लगा होता तो आप इसको ऑक्सीमोरन बोल सकते थे, बट यहाँ एंड नहीं, मीन्स कि यहाँ पास एंड लगा हुआ है तो आपको यहाँ पास एंटीथेसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास एक प्रकार से तो आपको हेल एंड हेवन में एंटीथेसिस देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच आपको फ्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है वो है एलिट्रेशन। देखिए एच एच यहाँ पास जो आपको है एलिट्रेशन भी देखने को मिल रहा है, मीन्स कि जो यहाँ पास देखिए किसका रिपीटेशन हो रहा है, साउंड एच से साउंड की रिपीटेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पास एलिट्रेशन देखने को भी मिल रहा है। मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन अगर जहाँ पास हो तो वहाँ पास आपको एलिट्रेशन रहता है। अगर यही कॉन्सोनेंट्स की जगह पे आपको वो जस्ट सेकेंड में वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता तो वहाँ पास एजोनेंस होता। तो ये चीज़ मैंने आपका बहुत ही अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच में क्लियर किया है, तो यहाँ पास करने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो समझ लीजिए हेल एंड हेवन में आपको एक प्रकार से एंटीथेसिस भी देखने को मिल रहा है। और एच एच जो यहाँ पास है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है बोलने में, आप बोलिए हेल एंड हेवन, तो यहाँ पास कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन भी हो रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पास एलिट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड यहाँ पास जो तीसरा ये है कि हेल एंड हेवन, यहाँ पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाला है राइटर, जिसके बहुत सारे मतलब हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पास देखिए लीजिए जो आपका हेल है, ये हेल किसको डिनोट करता है, ये हेल गुडनेस को डिनोट करता है, मीन्स भगवान को डिनोट करता है। कि आप अगर कोई अच्छा, बचपन में हमें सिखाया जाता था कि अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो आप सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हेल मीन्स होता है नर्क, मतलब कोई आप बुरा काम करोगे तो हेल में जाओगे, और कोई अच्छा काम करोगे तो हेवन में जाओगे। मीन्स यहाँ पास जो हेल और हेवन को दिखाया गया है वो बुराई और अच्छाई के माध्यम से भी दिखाया गया है, मीन्स कि गुडनेस या बैडनेस की क्वालिटी भी यहाँ पास अटैच है। मीन जो हेल और हेवन है वो हेवन जो बैडनेस और गुडनेस दोनों को एक प्रकार से सिंबॉलिक के थ्रू यहाँ पास हेल एंड हेवन को दिखाया गया है। किसके फ्रेंड, अच्छाई और बुराई के माध्यम से। मतलब कि मुझे तो फिर राइटर क्या कहता है कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज डैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, या फिर वो टाइम था जब मैंने अपना बचपना खो दिया था, जब मैंने जाना कि ज्योग्राफी में हेल एंड हेवन नाम की तो कोई भी जगह है ही नहीं। मीन्स यहाँ पास अब देखिए ज्योग्राफी को फ्रेंड किससे अटैच किया गया है, किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पास ज्योग्राफी को ग्लोब से डिनोट किया गया है। मीन्स जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी पे जो हमारा नक्शा पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का छपा हुआ है, किस पे छपा हुआ है फ्रेंड, ग्लोब पे छपा हुआ है। तो जो यहाँ पास ज्योग्राफी वर्ड यूज़ किया गया है वो मीन्स ग्लोब को डिनोट करता है कि हम, या फिर मैंने राइटर कहता है, या फिर मैंने अपना बचपना, अपना चाइल्डहुड खो दिया जब मुझे पता चला कि ग्लोब में हेल एंड हेवन नाम की तो कोई जगह है ही नहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, मैं मैंने उस दिन अपना बचपना खो दिया था जब मैंने जाना कि हेल एंड हेवन नाम की चीज़ तो ग्लोब पे मेंशन ही नहीं है, ये ऐसी दुनिया तो कहीं हमें देखने को हमारे धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं है। जब मैंने ये जाना, क्या उस दिन मैंने अपना बचपना खो दिया था। फर्स्ट लाइन में फ्रेंड, फर्स्ट स्टैंजा में राइटर जो है ये क्वेश्चन खुद से पूछता है। मीन्स ये पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट स्टैंजा, इसमें पूरा के पूरा आपको क्वेश्चन राइटर पूछे जा रहा है और खुद से पूछ रहा है। मीन्स यहाँ पास जो फर्स्ट ही लाइन स्टार्ट हो रहा है वो रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जिससे आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाए। हेल एंड हेवन में आपको एंटीथेसिस प्लस एलिट्रेशन आपको दोनों फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है। वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, इसमें भी आपको जो देखने को मिल रहा है एनाफोरा देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वाला स्टैंजा हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, आई होप आप भी समझ गए होंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड वाला स्टैंजा। When did my childhood go? What is the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovely. Was that the day? Means कि क्या मैंने उस दिन अपना बचपना खो दिया था जिस दिन मुझे पता चला कि ये जो एडल्ट हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। ऑल दे मीन्स कि दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल देयर सेम्ड, मीन्स जैसे वो दिखते हैं वो ऐसे नहीं होते। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो लव के बारे में बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव मीन्स लव को प्रीच करते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लवली, बट वो खुद वैसा नहीं करते। मीन कहते तो हैं कि तुम लव की बातें करो, बहुत अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो, बट वो पीठ पीछे क्या करते हैं, खुद वैसा काम नहीं करते हैं। मीन खुद वो बुरा काम करते हैं। यहाँ पास जो फ्रेंड जो मैंने हिपोक्रेसी वर्ड यूज़ किया था इंट्रोडक्शन क्लास में, यहाँ पास यूज़ हुआ है किसके लिए यूज़ हुआ है, ह्यूमन के लिए, पर्सन के लिए यूज़ हुआ है कि जो पर्सन होते हैं, ये जो ह्यूमन पीपल है वो कितने हिपोक्रेसी है। मीन्स कि सामने तो वो कहते हैं कि हाँ तुम अच्छाई करो, हम जब बच्चे थे तो हमसे कहते थे कि अच्छाई करोगे तो तुम हेवन में जाओगे, बुराई करोगे तुम्हें हेल में जाएगा, मीन्स भगवान तुम्हें पनिश करेंगे। बट रियल में तो मुझे हेल और हेवन ग्लोब में कहीं दिखा ही नहीं। इस दिन मैंने अपना बचपना क्या खो दिया था जब मैं समझदार हुआ था, जब मैंने
अपना चाइल्डहुड तब खो दिया कि जब मुझे बुद्धि आई थी कि ये जो इंसान है, वो जो ये जो पर्सन है, ये जो एडल्ट है, एडल्ट मीन्स जो जो बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो क्या उस दिन मैंने अपना बचपना खो दिया था, जब मुझे पता चला कि ये जो बड़े हैं वो बोलते तो खुद कुछ और है, पर करते खुद वो चीज़ वो खुद फॉलो नहीं करते। हमसे तो वो उम्मीद करते हैं कि हम सब अच्छा अच्छा करें, बट वो खुद वो चीज़ें पीठ पीछे नहीं करते। मीन्स हमसे तो कहते हैं कि हाँ तुम्हें अच्छा करो, बट वो खुद वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। क्या उस दिन मैंने अपना बचपना खो दिया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बड़े झूठ बोलते हैं। मीन्स बड़े क्या करते हैं फ्रेंड, हमें ही देख लीजिए, हमारे बड़े हमें क्या करते हैं कि सब कुछ हमें अच्छा अच्छा ही बताएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद भी गलत काम कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि पापा मम्मी ने तो हमें ये काम करने को मना किया था, बट ये खुद क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो राइटर है खुद अपने से क्वेश्चन करता है कि क्या मुझे उस दिन समझदार मैं हो गया था। समझदार मीन्स उस दिन मैंने अपने मासूमियत, समझदार फ्रेंड चाइल्डहुड का बिल्कुल अपोजिट है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस मीन्स होता है समझदार, और चाइल्डहुड मीन्स होता है फ्रेंड इनोसेंस, मीन्स प्योरिटी, बच्चे की मासूमियत, चेहरे की मासूमियत। बच्चे इतने मासूम रहते हैं, उन्हें नहीं पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो आप सामने वाला बता दिया, उनके पेरेंट्स जो बता दिए, वो समझ गए कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी है। तो राइटर कहता है क्या उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था जब मुझे पता चला कि जो एडल्ट लोग हैं वो बोलते कुछ है और करते कुछ और हैं। अब फ्रेंड यहाँ पास देख लीजिए, ये जो हमारा सेकेंड स्टैंजा है, ये पूरा पोएम तो जो है आपका एनाफोरा में लिखा गया है। मीन्स पूरी पोएट्री ये जो है आपकी एनाफोरा में लिखी गई है। बट देखिए जब हमारा पॉज लग जाता है, ये हमारा यहाँ पास एक स्टैंजा हो गया और देन हमारा यहाँ पास सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपको दिखे तो एक मीन्स कि अगर हमारी वही बातें वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बट एक फुल स्टॉप के बाद वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन हो, तो वहाँ पास एनाफोरा का ही एक टाइप होता है रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस है एक तो वहाँ पास इस लाइन में आपको जो देखने को मिलेगा व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो हो। तो आप देखिए कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यहाँ पास भी आपको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो ये फर्स्ट वाला जो लाइन है यहाँ पास जो देख रहे हैं, इसमें तो एनाफोरा मैंने बताया कि हाँ यहाँ पास एनाफोरा आपको देखने को मिलेगा। बट अगर सेकेंड वाले लाइन में सेम वही चीज़, वही फ्रेज, वही वर्ड रिपीट हुआ है, बट यहाँ पास ये यहाँ जो है आपको रिफ्रेन देखने को मिलेगा। कौन सी डिवाइस फ्रेंड, रिफ्रेन देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये एनाफोरा का ही एक टाइप है, ये जो रिफ्रेन है यहाँ पास ये एक एनाफोरा का ही टाइप है। जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि ये पूरा पोएम तो मैंने बताया आपको, जैसे पूरा पोएम तो किस में लिखा गया, एनाफोरा में लिखा गया। बट जब पैराग्राफ के चेंज होने के बाद एक फुल स्टॉप यहाँ पास, जैसे देखिए यहाँ पास आपको यहाँ पास एक फुल स्टॉप दिख गया, फिर अब पैराग्राफ आपका स्टैंजा जो है चेंज हो गया। यहाँ पास आपका नया स्टैंजा, मैंने कहा कि चलो सेकंड स्टैंजा से स्टार्ट करते, फिर जो सेकंड स्टैंजा आया मीन्स यहाँ पास एक फुल स्टॉप लग गया, देन हमने नया सेकंड स्टैंजा अपना स्टार्ट कर लिया। तो फुल स्टॉप के बाद भी जो वर्ड है फ्रेज का रिपीटेशन हो, तो हमारा ये वाले लाइन में देखिए ये वाला रिपीटेशन सेम यहीं पास व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, सेम वही चीज़ें रिपीट हुई है। तो मीन्स कि जब एक ब्रेक के साथ रिपीटेशन आती है तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, उसे हम कहते हैं रिफ्रेन बुलाते हैं। आई होप आपका रिफ्रेन भी क्लियर हो गया। तो जो कि है एनाफोरा का ही एक टाइप है। एनाफोरा में हर सेंटेंस के क्लॉज के बिगिनिंग में या एक ही सेंटेंस के पैराग्राफ के बिगिनिंग में रिपीटेशन देखने को मिले तो वहाँ पास एनाफोरा होता है। आप एनाफोरा और रिफ्रेन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो एनाफोरा क्या है आप एक बार ये क्लियर कर लीजिए। एनाफोरा में हर सेंटेंस के क्लॉज के बिगिनिंग में या एक ही सेंटेंस के पैराग्राफ के बिगिनिंग में रिपीटेशन देखने को मिले तो वहाँ एनाफोरा है। अब मान लो जैसे एनाफोरा में एक ब्रेक भी मिले, जैसा कि यहाँ 3 पैराग्राफ है, तो आप देखिए तीनों, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, देखिए तीनों पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड और पहले का भी व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, तो इन तीनों से ही स्टार्ट हुआ है। तो तीनों की बिगनिंग सेम वर्ड से हो रही है, बट यहाँ पास क्या है रिपीटेशन भी है और पैराग्राफ में ब्रेक भी है, क्योंकि देखिए तीनों ही स्टैंजा अलग अलग है। तो ब्रेक इस प्रकार से इसमें ब्रेक लग गया, तो इसलिए हम इसे रिफ्रेन बुलाएंगे। तो आप समझ आई होप आपका एनाफोरा और रिफ्रेन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट में फ्रेंड जनरली ये जो कॉन्सेप्ट रिफ्रेन का था ये जनरली आपको किसी बैलेड या फिर सॉन्ग्स में से ये मोस्टली स्टार्ट हुआ था, जो कि अब पोएम में भी हो गया है। तो रिफ्रेन इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनाफोरा, ये एनाफोरा का ही एक स्पेसिफिक टाइप जो रिफ्रेन है माना जाता है। इसमें एक जो रिफ्रेन में है फ्रेंड एक म्यूजिकल क्वालिटी होती है, मीन्स एक आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पास आपको नहीं दिखनी, हर स्टैंजा आपको व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, इसमें इससे क्या हुआ, एक आपको एक म्यूजिकल टोन देखने को मिलता है कि राइटर जो है एक म्यूजिकल टोन डालने के लिए बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है, हर अपने स्टेंजा में वही चीज़ ये रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया फ्रेंड, इसमें एक प्रकार की आपको
म्यूजिकल क्वालिटी की कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पास क्या हो गया, फिर रिफ्रेन होता है। मीन्स जब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली रीडर तक फोकस कराना चाहते हो, मतलब राइटर क्या चाहता है कि कोई भी चीज़ आपको, मतलब राइटर इसमें क्या कर बताना चाह रहा है आपको कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मीन्स मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। और इस पे जो राइटर है पूरा फोकस कर रहा है। मीन्स अगर आप रीडर का तक ये फोकस कराना चाहते हो कि आप अपनी बात को किस प्रकार से रिपीट करके बोलते हो, मीन्स उस पर फोकस करा के करो कि हाँ मेरा जो ये जो थीम है यही है, इसे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। और फ्रेंड रेफरेंस से एक बात ये जुड़ी होती है कि देखिए जैसे कि आपका यहाँ पास आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द टाइम, इसमें भी आ गया व्हाट इज़ वेट, तो ये यहाँ पास नहीं होगा। जो फ्रेंड रेफरेंस होता है मोस्टली आपको पैराग्राफ के पहले लाइन में ये देखने को मिलता है। तो आपका ये वाला चीज़ जो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये जो आपका हो गया व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पास जो हो गया फ्रेंड, ये मोस्टली आपको रेफरेंस जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन होता है वहीं पास आपका रेफरेंस होता है। आई होप यहाँ पास आपका क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड इस वाली लाइन में देखिए, यहाँ पास आपको यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जस्ट अ सेकेंड कहाँ गया, यहाँ देखिए डैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। अब यहाँ पास आपको एक कॉमा या फुल स्टॉप देखने को होना चाहिए था, बट नहीं मिला। बात क्यों राइटर क्या हुआ, अपने सेकंड वाले लाइन से खींच गया। वर नॉट ऑल दे में आपको इस प्रकार से क्या देखने को मिल रहा है। हर पोएम में मैंने बताती हूँ कि अगर डायरेक्ट राइटर किसी फुल स्टॉप या कॉमा के ना लगाए और डायरेक्ट अपनी बात को सेकंड लाइन में खींच ले, तो वहाँ पास फ्रेंड होता है इंजामेंट। तो इस प्रकार से नो कॉमा और स्टॉप आपको देखने को यहाँ पास मिल रहा है इस वाले लाइन में। तो आपको यहाँ पास फ्रेंड देखने को मिलेगा, इंजामेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपकी ये लाइन भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम अपना थर्ड वाला स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका सेकंड स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। मीन्स मैंने बहुत अच्छे से आपका क्लियर किया कि जो राइटर कहता है कि क्या मैंने तब अपना बचपना खो दिया था जब मैंने जाना कि ये जो ज्योग्राफी है, यहाँ पास देखिए ज्योग्राफी में ज्योग्राफी है, ये जो ज्योग्राफी है, तो इसमें भी आपको जो ये फर्स्ट वाला स्टैंजा है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने ये बताना मैं आपको भूल गई थी कि इस ज्योग्राफी में जो आपको मेटोनिमाई देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी जो डिनोट करता है किसको करता है, ग्लोब डिनोट करता है। ग्लोब की जगह पे यहाँ पास ज्योग्राफी, अगर सही से देखा जाए तो यहाँ ज्योग्राफी की जगह पे आपको ग्लोब वर्ड यूज़ करना चाहिए था राइटर को, बट राइटर ने ग्लोब ना यूज़ करके ज्योग्राफी यूज़ किया। इस प्रकार से जो ज्योग्राफी का मेटोनिमाई मीन्स कि ग्लोब का मेटोनिमाई क्या है, ज्योग्राफी। इस प्रकार से आपको मेटोनिमाई यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हमने जो अपना सेकेंड स्टैंजा भी बहुत अच्छे से कर लिया था कि मीन्स की जो एडल्ट होते हैं, जो जैसे कि खुद तो कहते हैं कि वो लव की बातें करो, प्रीस्ट ऑफ लव की बातें करो, बट वो खुद लवलिंगली नहीं होते हैं। मीन्स वो खुद तो लवली नहीं होते, खुद तो प्यार भरी बातें वो नहीं करते। मीन्स जैसे वो दिखते हैं सामने से वैसे नहीं होते। वो खुद तो कुछ कहते हैं कि अच्छा अच्छा करो, बट वो खुद अच्छा कभी कभी नहीं करते हैं। तो थर्ड अपना स्टैंजा में स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और कैसा लग रहा है, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। थर्ड हमारा स्टैंजा जो है वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर हमारा देखिए स्टार्ट हो रहा है वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। तो मैंने इसमें बताया आपको क्या है रेफरेंस है, व्हाट इज वेट आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, वो टू यूज विच वर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दूस ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज डैट द डे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है इस वाले लाइन में, माई माइंड वॉज रियली माइंड। इसमें देखिए यम 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 की रिपीटेशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास भी देखिए माई माइंड में आपको रिपीटेशन देखने को मिल रही है। और किसकी रिपीटेशन देखने को मिल रही है फ्रेंड, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन देखने को मिल रही है। इस प्रकार से आपको यहाँ पास जो देखने को मिल रहा है एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने हर वीडियो में आपको मोस्टली आपको एलिट्रेशन देखने को मिल ही रहा होगा, क्योंकि पोएम में आपको एलिट्रेशन, हर पोएम में आपको एलिट्रेशन मोस्टली देखने को मिल रहा होगा। तो एलिट्रेशन आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है अभी तक तो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पास देखिए जस्ट अ सेकेंड, विच एवर वे आई चूज। अब ये देखिए विच एवर वे में भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पास भी डब्ल्यू का जो है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, मीन्स कि क्या मैंने तब जाना कि जब कि जो मेरे माइंड में जैसे कि उगाया जाता था कि जो मेरे थॉट थे वो जो मैं अपने हिसाब से उनको प्रयोग करने लगा, अपने हिसाब से मैं अपनी बातों को अपने हिसाब से मानने लगा, तो क्या मैं उस दिन मेरे चाइल्डहुड खो दिया था मैंने। और यहाँ पास देखिए माई ओन, जस्ट अ सेकेंड,
इस वाले लाइन में आपको फिर से एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। अभी तक आपका एंजॉयमेंट भी क्लियर हो गया होगा। देखिए ऑफ अदर, यहाँ से देखिए यहाँ पास ना कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं है, बट माई ओन, यहाँ पास डायरेक्ट बात को राइटर अपना बात को खींच लिया। तो यहाँ पास भी देखिए ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, इसमें भी आपको एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आइडिया तो चेंज हो रहा है बट कॉमा नहीं है। मीन्स यहाँ पास देखिए आइडिया चेंज हो रहा है, मीन्स कि आइडिया यहाँ पास जो लाइन, इस लाइन से इस लाइन में आपको आइडिया तो चेंज होते हुए दिख रहा है, बट इसमें कोई भी फुल स्टॉप कोई भी कॉमा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास भी आपको एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा इस लाइन में भी। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड, अब इस स्लाइड में क्या राइटर कह रहा है कि वेन डिड माई चाइल्डहुड, क्या मैंने उस दिन अपना चाइल्डहुड खो दिया था। वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, मीन्स जिस दिन मुझे ये पता चला था कि जो मेरा दिमाग है, मीन्स मैं अपने दिमाग के हिसाब से अपनी बातों को मैं अपनी समझदारी के हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ, उनको दोहरा सकता हूँ। मीन्स कि ही वंडर्स अबाउट द डे ही रियलाइज दैट हीज माइंड वॉज हीज ओन एंड कुड यूज इट द वे ही वॉन्ट वेन ही रियलाइज दैट ही कुड प्रोड्यूस हीज ओन थाट्स। मीन्स कि वो उस दिन अपना क्या वो पूछता है कि क्या उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था, जिस दिन मैं अपने थॉट को खुद प्रोड्यूस करना सीख गया था। मीन्स अपनी बातों को, अपनी थॉट को, हिज ओन थॉट्स विच वर नॉट बाउंड बाई एनीवन, मीन्स किसी के द्वारा वो बाउंड नहीं है, किसी के द्वारा मेरे थॉट को बाउंडेशन नहीं मिल सकता। जिस दिन मैं अपने खुद के थॉट प्रोड्यूस करना सीख गया था, क्या उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था। व्हेन ही सेंसेड his own individuality and separate personality, मीन्स मैं अपनी जो सेपरेट पर्सनालिटी क्रिएट करना सीख गया था, अपनी इंडिविजुअलिटी मीन्स कि अपना एक व्यक्तित्व क्रिएट करना सीख गया था। क्या उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था। वॉज दैट द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्या वो दिन था जो जिस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खोया था। मीन्स कि जब मैं अपना थॉट, यहाँ देखिए थॉट प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो कि मेरे थॉट्स मेरे हैं, मीन्स कि मैं अपना थॉट प्रोड्यूस करना सीख गया हूँ। दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, मीन्स कि अब वो किसी और के द्वारा नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते, क्योंकि बट माई ओन, क्योंकि अब वो थॉट मेरे हो गए थे। एंड माई अलोन, और वो केवल मेरे ही थे। वॉज दैट डे, क्या मैं जिस दिन ये सब सारी बातें सीख गया था, उस दिन मैंने अपना क्या, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, उस दिन मेरा चाइल्डहुड मुझसे दूर चला गया था। ये थर्ड वाले स्टेंजा का लाइन ये है। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। जो हमारा फोर्थ वाला स्टेंजा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राइटर खुद अपनी बातें को समझ आता है कि उसका चाइल्डहुड जो है कहाँ चला गया है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट हिडन इन इज एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। मीन्स कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर वो खुद से क्वेश्चन पूछता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या वो मुझे छोड़ के कहीं भूले बिसरे जगह पे चला गया है, मीन्स फॉरगेटन प्लेस पे चला गया है। दैट्स हिडन इन अ इन्फेंट्स फेस। देखिए सेकंड वाली लाइन में क्या, थर्ड वाली लाइन में क्या कहता है, दैट्स हिडन, क्या वो छुप गया है किसी इन्फेंट मीन्स होता है बेबी के फेस में, क्या किसी बच्चे के फेस में वो हिडन हो गया, मीन्स छुप गया। दैट्स ऑल आई नो, हाँ ये तो मुझे पता है, कम से कम मुझे इतना तो पता है कि वो कहाँ, मुझे अभी जो मेरा चाइल्डहुड है मुझे कहाँ देखने को मिल सकता है। आई मीन कि in the last stanza, the poet remorse about his lost childhood. He concludes that his childhood have gone to some forgotten place which will never come back. क्या उसका चाइल्डहुड जो जहाँ चला गया वहाँ से उसका चाइल्डहुड कहीं वापस अब नहीं आ सकता। He cherished his innocence which vanished now. उसका जो innocence था वो vanished हो चुका है अब। And could be only seen in a baby face. अब जो अपना, अगर उसे अपना चाइल्डहुड पाना है, उसे अपना मासूमियत, उसे अपना innocence, उसे अपना प्योरिटी देखना है, तो उसे कहाँ देखना पड़ेगा फ्रेंड, इन्फेंट फेस, मीन्स एक बेबी के फेस में उसकी जो प्योरिटी है वो मिल सकती है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ही ओनली हिज स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विच वुड सून फेड अवे। ही ऑल्सो कन्वेड अ मैसेज इन द लास्ट स्टेंजा, जो राइटर है एक मैसेज कन्वे करता है लास्ट स्टेंजा में, दैट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड स्टे टिल द टाइम वन इन एन इन्फेंट। न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे जो रहता है, जो इनोसेंस रहता है, जो प्योरिटी रहता है, उसमें जो सभी लोग अपना चाइल्डहुड उसमें देख सकते हैं। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें जो राइम स्कीम यूज़ हुआ है, तो कौन सा यूज़ हुआ है फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता दूं इसका, क्योंकि राइम इसको स्कीम तो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए ए, उसमें जस्ट अ सेकेंड, ए बी बी सी सी डी,
देख लीजिए इसमें जो राइम स्कीम फ्रेंड हुआ है वो कौन सा हुआ है, मैं आपको एक बार देख लीजिए। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, देखिए गो में आपको एक देखने को मिलेगा, तो इसमें ए यूज़ हुआ है। फिर गो के बाद आपको देखिए 11 चेंज हो गया, बट 11 और हेवन सेम साउंड करते हैं, तो इस प्रकार से 11 और हेवन में बी भी यूज़ किया गया। फिर जोग्राफी और बी, जोग्राफी का देखिए लास्ट का जो ये फी है जोग्राफी हो गया इस प्रकार से, और ये बी सी देखने को मिला, और ये लास्ट वाला फिर चेंज हो गया तो डी, तो ए बी सी डी इसका जो राइम स्कीम है फ्रेंड मैं एक बार आपको लिख देती हूँ। ए बी सी डी फ्रेंड, हर पोएम का आप अपना सबसे पहले ऊपर डाल लीजिए कि सबसे पहले तो हर पोएम का आप ऐसे बना लीजिए, अपना नोट्स ऐसे बनाइए कि हर पोएम का थीम डालिए कि इसका थीम क्या है, हर पोएम का राइम स्कीम डालिए कि इसका राइम स्कीम क्या है, हर पोएम का राइटर सबसे पहले तो ऊपर राइटर ही मेंशन करिए कि इस पोएम का राइटर क्या है, कि अगर आप जल्दी एग्जाम टाइम में आपके पास टाइम नहीं है तो बस पेज को आप गो थ्रू ऐसे जल्दी पेज पलट भी रहे हैं तो आपके माइंड में ये आ जाए कि हाँ इस वाले चैप्टर में मैम ने क्या बताया था, मैम ने कौन सी राइम स्कीम बताई थी, मैम ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताया था। आप एक बार वो लाइन लिख के जैसे कि आपको लिखना है बस हेल एंड हेवन लिखना है, जैसे कि आपको हेल एंड हेवन बस इतना डालिए और डाल लीजिए कि इसमें कौन सा है, एंटीथेसिस है, क्या है, एलिट्रेशन है, इस पर इतना ही डाल के आप इस वाले लाइन को डाल के लिख लीजिए बस ये। अगर इस तरीके से आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो आपका 100% है कि आपका एग्जाम क्लियर ही होगा, क्योंकि आप जितना स्टडी को टाइम देंगे स्टडी भी आपको उतना अच्छा ही रिजल्ट देगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं देंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको अपने एग्जाम के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे रहे हैं, और इसमें फ्रेंड आपका जो KVS का पैटर्न वो तो बहुत ही लंबा है, आपका सीधे जो 100 इंग्लिश तो आपका पूरा 110 मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि 10 नंबर का जनरल पेपर में भी आ रहा है, 100 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न ही है। तो आप लिटरेचर के साथ साथ फ्रेंड आप अपना ग्रामर भी बहुत अच्छा करिए, मीन्स ग्रामर पे भी पकड़ बहुत अच्छे से बनाइए। तो फ्रेंड यहाँ का जो हमारा वीडियो है वो ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चला हो। मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि आप लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर पर भी फोकस करिए अपना, क्योंकि ग्रामर पे भी पकड़ बनाना जरूरी, क्योंकि इक्वल आपसे क्वेश्चन आएंगे, जितने ग्रामर से आएंगे उतने ही आपके लिटरेचर से भी आएंगे। मीन्स लिटरेचर और ग्रामर की कोई डिवाइड नहीं है, किसी से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मीन्स अगर ग्रामर की आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, प्लस ग्रामर की भी तैयारी आप अपनी कर रही है। और अदर सब्जेक्ट को आप अगर डेली 5 घंटा दे रहे हैं अपने लिटरेचर को, तो 2 घंटे का हाफ और अपने अदर सब्जेक्ट को दीजिए जो कि आपके जनरल पेपर के काम आ सके। तो चलिए फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो फ्रेंड आई होप आपको जो पोएम है वो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे बताने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन कर देती हूँ। देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा में राइटर ने बताया था कि किस प्रकार से, मतलब कि उसने कहा कि किस प्रकार से उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया, जब उसे यकीन हुआ कि जब उसे पता चला कि हेल एंड हेवन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, मुझे तो ऐसे ही कहानी बताया गया था। ये फर्स्ट स्टेंजा रहता है आपका। सेकंड स्टेंजा वो रहता है जबकि जस्ट अ सेकेंड, जब उन्होंने क्या कहा कि जो एडल्ट्स रहते हैं वो हाइपोक्रेटिक्स रहते हैं। कैसे रहते हैं एडल्ट्स को, उन्होंने इसमें जो राइटर है वो क्या बुलाता है, हाइपोक्रेटिक्स बुलाता है एडल्ट्स को। मीन्स कि जो जैसे वो नॉट ही मीन्स कि जैसे वो दिखते हैं दे सेम टू बी, बट ही नॉट फॉलोड हर प्रोमिसेस, हर बिहेवियर। मीन्स कि वो दिखते तो हैं, बातें तो करते हैं वो लव की, बट वो खुद लवली नहीं फॉलो करते हैं। ये आपका सेकंड स्टेंजा में मैंने बताया आपको। और थर्ड स्टेंजा में क्या हुआ कि उसने कहा कि जब मेरे थॉट को मैंने खुद से अपने थॉट को रियलाइज़ करना सीख लिया, उस टाइम क्या मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था। और फोर्थ स्टेंजा में उसने मतलब कंक्लूजन, राइटर जो है कंक्लूजन कर दिया था। आई होप आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन जरूर क्लियर करवाती हूँ कि आपके एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, आपको पता पहले से चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मेरी बातें ज़रा से भी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा फ्रेंड, इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई इज़ द एज 11 सो इम्पोर्टेंट। वाई इज़ द एज 11 सो इम्पॉर्टेंट, मीन्स राइटर के हिसाब से उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो एज 11 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान के, हर बच्चे के लिए। तो जो आंसर इसका द एज 11 इज सो इम्पॉर्टेंट टू द पोएट बिकॉज इन दिस एज ही इज़ एबल टू डिफर बिटवीन ट्रूथ एंड इमेजरी। मीन्स जब वो 11th एज में पहुंचता है वो डिफरेंस करना जान जाता है किसके बीच फ्रेंड, ट्रूथ एंड इमेजरी। मीन्स सही और गलत के बीच वो फ़र्क करना समझ जाता है। मीन्स वो बच्चा इतना बड़ा, इतना ग्रो हो चुका रहता है 11th में,
उसके बाद क्योंकि देखिए 12 से उसका एडोलसेंस या स्टार्ट हो जाता है, तो मीन्स वो इतना वो समझदार हो जाता है कि वो क्या सही है और क्या गलत करने में वो फ़र्क समझ सकता है। इसलिए जो 11 एज का है, जो राइटर कहता है कि हाँ, जो एज 11 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेल और हेवन, वो समझ जाता है कि हेल क्या होता है, हेवन क्या होता है। वर्ड ऑफ रियलिटी, जो वर्ड की रियलिटी है, जो ज्योग्राफी पे मेंशन होती है, मीन्स जो मैप पे मेंशन होती है, जो ग्लोब पे मेंशन है, वो जो वर्ड की रियलिटी वो क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैच्योरिटी। ये जो स्टेप माना जाता है, जो एज ऑफ 11 का जो स्टेप माना जाता है, वो किसका माना जाता है फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैच्योरिटी। जो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैच्योरिटी किसकी है फ्रेंड, एज ऑफ 11 को राइटर ने माना है इस पोएम में अपने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट ऑब्सेस्ड विद, मीन्स किस चीज़ से पोएट जो था ऑब्सेस्ड था, किस चीज़ से था। द पोएट इज ऑब्सेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, मीन्स किस चीज़ से ऑब्सेस्ड था, किस चीज़ से परेशान था, क्योंकि उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया था। ही वॉन्ट्स टू पिन पॉइंट द डे ही लॉस्ट ही चाइल्डहुड, वो अपने जो चाइल्डहुड जो उसने खो दिया था उसको क्या करना चाहता था, ही पिन पॉइंट चेक करना चाहता, मीन्स वो बैक चाहता था कि उसका जो चाइल्डहुड है जो खो चुका है उसको वो कैसे किस प्रकार से वो पा सके, दोबारा पा सके। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। माई माइंड वॉज रियली माइंड, एक्सप्लेन, इसका मतलब पूछा है यहाँ पास इस क्वेश्चन में, इसका माई माइंड वॉज रियली माइंड, इसका मतलब एक्सप्लेन करिए आपकी इस वर्ड इस फ्रेज से आप क्या समझ सके हैं। तो इसका आंसर होगा, इट मीन्स दैट हिज माइंड एक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टली बाई अदर्स। जो उसका माइंड है वो खुद स्वतंत्र है, खुद अपने हिसाब से वो विचार कर सकता है, खुद अपनी बारे में अच्छाई बुराई वो सोच सकता है, वो किसी के द्वारा अब डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, मीन्स अदर्स के द्वारा वो डायरेक्ट अब नहीं किया जाएगा। ये जो माई माइंड वॉज रियली माइंड का ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं वही चीज़ें ले आती हूँ अपनी वीडियो में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हो, तो थोड़ा वीडियो समझाने में तो बड़ा हो ही सकता है ना, लेकिन ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम हमारा देख लेते हैं। डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग ऑफ चाइल्डहुड, जो पोएट की चाइल्डहुड की फीलिंग थी वो कैसी थी, डिस्क्राइब करिए। द पोएट सिम्स टू बी द नोस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, मीन्स जो उसकी पोएम मैंने आपको बताया कि मीन्स नॉस्टैल्जिया क्या होता है फ्रेंड, ये होता है कि एक बिटर स्वीट, मतलब ऐसी यादें जो हमें सुख भी प्रदान करे दुख भी प्रदान करे, इसको क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड जो पोएट कहता है कि उसकी चाइल्डहुड कैसी थी, उसको अच्छा दिन भी उसके चाइल्डहुड का था और बुरा भी था, दोनों ही चीज़ें मीन बिटर स्वीट, एक प्रकार का अच्छा बुरा दोनों ही चीज़ें उसके चाइल्डहुड उसको याद कराती हैं। चाइल्डहुड मीन्स इनोसेंस एंड लॉस ऑफ इट मीन्स द लॉस ऑफ इनोसेंस। तो चाइल्डहुड मतलब होता है इनोसेंस, मीन्स प्योरिटी होता है, क्या होता है, एक बच्चे की इनोसेंस होती है, एक बच्चे की प्योरिटी होती है, उसके फेस के प्योरिटी होता है चाइल्डहुड मीन्स। एंड लॉस ऑफ इट, और क्या मैंने इसे खो दिया, द लॉस ऑफ इनोसेंस मीन्स जब मैंने अपना चाइल्डहुड खोया तो मैंने अपने इनोसेंस को भी खो दिया। बट ही हैज़ सफर्ड फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस, क्या वो सफ़र करता है एंड जस्ट सी एंड स्पेकुलेट्स व्हेन ही सफर्ड दैट लॉस, और वो फिर उससे सफ़र करता है कि मैंने ये सब चीज़ें क्या खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, वो कहता है कि क्या हम, राइटर के हिसाब से राइटर कहता है कि क्या हम ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में क्या हम नहीं पा सकते हैं। अब यहाँ पास हम वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, ये हेल एंड हेवन वाला कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, मीन्स जो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में भरा गया था, बचपन से भरा गया था, उसके जो बड़े थे वो हमेशा कहते थे कि आप अच्छा काम करोगे तो हेवन में जाओगे, बुरा काम करोगे तो हेल में जाओगे, मीन्स भगवान आपको पनिश करेगा। मीन्स अगर भगवान की पूजा करते हो मीन्स अच्छा काम है। तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हुआ तब तो मुझे ज्योग्राफी ग्लोब में कहीं ऐसा मिला ही नहीं कि हेल एंड हेवन नाम की कोई चीज़ भी होती है, कोई जगह भी होता है। मीन्स हमें ग्लोब में, राइटर कहता है मुझे ग्लोब में कहीं भी देखने को ये चीज़ें नहीं मिली कि हेल एंड हेवन नाम की कोई जगह होती भी है। मीन्स मुझे, वो राइटर कह रहा है कि मुझे इंडिया देखने को मिला, पाकिस्तान देखने को मिला, अफगानिस्तान देखने को मिला, अमेरिका देखने को मिला, इंडोनेशिया देखने को मिला, बट हेल एंड हेवन तो हमें ग्लोब में कहीं मैप में देखने को मिला ही नहीं। When he completed 11 years, he was no more child। फिर राइटर कहता है कि जब मैंने 11 ईयर कंप्लीट कर लिया, मीन्स जब मैं एडोलसेंट में एंट्री किया तो मैंने देखा कि ही वॉज नो मोर चाइल्ड, मतलब वो अब एक छोटा बच्चा नहीं रह गया है जिसके फेस पे इनोसेंस देखने को मिले, जिसके फेस पे प्योरिटी देखने को मिले। ही केम टू नो दैट दीज आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड हेंस दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। फिर वो जान गया, जब वो 11 क्रॉस किया, अपना 11 कंप्लीट किया, तो वो जान गया, राइटर कहता है कि जब मैं अपना 11 क्रॉस किया तो मैं जान गया कि ये
चीज़ें, ये चीज़ बताई गई है, मेरे माइंड में भरी गई, हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट, ये तो क्या है फ्रेंड, इमेजनरी कॉन्सेप्ट है ये प्रकार से, ये हेंस दे नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, ये जो है कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द हाइपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स। अब यहाँ पास देखिए हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स जो ओपिनियन थी राइटर की वो क्या है, तो इसका आंसर है द पोएट्स ओपिनियन इज दैट व्हेन ही वॉज नो मोर अ चाइल्ड ही कुड सी थ्रू द हाइपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट। मतलब जब वो सोचता है कि जब मैं चाइल्ड, जब उसने राइटर ने कहा कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मीन्स जब मैंने थोड़ा सा अपने एडोलसेंस, अपने 11 को पार करके एडोलसेंस में एंट्री किया, तो मैंने देखा कि ये जो एडल्ट्स होते हैं किस प्रकार से हाइपोक्रेसी होते हैं, किस प्रकार की उनकी जो बातें होती हैं हाइपोक्रेसी होती है, मीन्स दोगली होती हैं। वो करते तो कुछ और है और बोलते तो कुछ और है पर करते कुछ और है, मीन्स दोगले, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। इस प्रकार से वो क्या खुद वो मीन्स वो जो हमें कहते हैं कि ये करो पर वो खुद फॉलो नहीं करते हैं। दे आर नॉट सो गुड, बहुत अच्छे नहीं रहते। दे अपीयर टू बी नॉट टू दे प्रैक्टिस लव इन देयर एक्शन एज दे प्रैक्टिस इज टू फ्रेगवेंटली। मीन्स वो कहते तो हैं कि हाँ आप लव की बातें करो, ये लव सबसे प्यार मोहब्बत की बातें करो, प्यार से रहो, बट वो खुद वो ये एक्शन फॉलो नहीं करते। दे प्रीच इज टू फ्रेगवेंट, बट प्रीच मीन्स होता है इग्नोर करना, मीन्स फिर वो फ्रेगवेंटली इसको वो खुद ही इग्नोर करते हैं। आई होप ये वाला आंसर भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, What according to the poem childhood is involved in the process of the growing up। अभी आप मस्त देख लीजिए कि जो प्रोसेस है ग्रोइंग अप चाइल्डहुड के पोएम जो हमारा चाइल्डहुड उसके अनुसार क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है जो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप का है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व मैनी थिंग्स। इसमें बहुत ज़्यादा थिंग्स इन्वॉल्व मीन्स इन्वॉल्व मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिगिन्स विद द स्टेज व्हेन वन कैन डिफ्रेंटिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजरी थिंग्स। सबसे पहले तो यहीं से शुरू हो जाता है जब एक बच्चा रियलिटी और इमेजरी में फ़र्क करना सीख जाता है। यहीं से हमारा जो है सबसे पहले तो हमारा जो है चाइल्डहुड खत्म होने लगता है। हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, क्या स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड खत्म होते होते हमारा ग्रोइंग अप स्टार्ट, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप जो हमारा ग्रोइंग का है, बड़े होने का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जब हम रियलिटी और इमेजनरी में थिंग्स में क्या डिफरेंस करना सीख जाते हैं हम। द second stage is reached when one can differentiate between what adult preach and what they do। मीन्स सेकंड स्टेज ये होता है जब हम ये फ़र्क करना सीख जाते हैं, ये फ़र्क करना देख मीन्स हमें आ जाता है कि जो एडल्ट हैं वो बोलते तो कुछ और है पर करते कुछ और है। ही कैन सी थ्रू देयर हाइपोक्रेसी, हम उनकी हाइपोक्रेसी के द्वारा ये सब देख सकते हैं। लास्टली, और जो लास्ट पोएट ने बताया है तीसरा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग मीन्स राइटर क्या कहता है कि जब हम अपने सोच को विकसित करना सीख जाते हैं, अपने सोच को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जब हम इन बातों को फ़र्क करना सीख जाते हैं तो हमारा जो तीसरा प्रोसेस है ग्रोइंग का, जो तीसरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये साइन ऑफ मेच्योर लाइफ, मेच्योर मैन। तो ये जो साइन बताते हैं कि ये हम मेच्योर मैन बनने लगे, मीन्स अब हमारे अंदर मेच्योरिटी आने लगी। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाई अदर्स एज ही वॉज इन हीज चाइल्डहुड। मतलब अब वो किसी और के द्वारा डायरेक्ट नहीं किए जाएंगे, किसी और के हाथ की कठपुतली अब वो नहीं रहेंगे जैसे कि वो बचपन में रहते थे कि जो कहते थे कि आप ये काम करो तो अच्छा होगा, ये काम करो तो बुरा होगा। अब हमें जो सही लगता है, जब हम वो हम सही करेंगे और जो हमें गलत लगता है वो गलत करेंगे। इस प्रकार का अगर हमें डिफरेंस करना अगर हमें आ गया तो हमारा जो है ये हमारा तीसरा प्रोसेस है, ये है ग्रो करने का। आई होप आपका ये वाला आंसर भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, हैज़ द पोएट गॉट एन आंसर टू द क्वेश्चन वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। क्या इस पूरे पोएम में क्या राइटर अपना क्वेश्चन का आंसर पाता है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ये इसमें ये क्वेश्चन किया गया, हैज़ द पोएट गॉट एन आंसर। तो इसका आंसर ये है, it seems that the poet, just a second friend, poet has got the final answer. He realizes that his childhood is lying hidden in infant innocent face। वो क्या सोचता है कि हाँ उसको आंसर बिल्कुल मिलता है, क्योंकि लास्ट वाले स्टैंजा में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से राइटर ने अपनी बातों को कंक्लूड किया, किस प्रकार से उन्हें बताया कि उसका जो चाइल्डहुड था, उसका जो इनोसेंस था, उसका जो प्योरिटी था वो कहाँ किस प्रकार से अब वो देख सकता है, किसी भी मासूम बच्चे के फेस में वो देख सकता है। किसके फेस में फ्रेंड्स, इन्फेंट इनोसेंस फेस, एंड हैज़ बीन डिलिबरेटली फॉरगॉटन, जो कि वो भूल चुका था, जो कि भूला जा चुका था, लेकिन तभी वो किसके फेस में देख सकता है, एक मासूम बच्चे, एक छोटे बच्चे के फेस में वो देख सकता है। हिज लॉस्ट चाइल्डहुड इज लाइंग हिडन समवेयर। हालांकि उसका जो
पोएट का जो चाइल्डहुड है वो कहीं हिडन हो गया है इन द इनोसेंस। मीन्स उसका जो चाइल्डहुड है वो कहीं इनोसेंस हो गया, कि कहीं लॉस्ट हो गया है, मीन्स कहीं हिडन हो गया है। कहाँ हो गया, किस में हो गया, इनोसेंस। अब इनोसेंस चाहे किसी का भी, किसी भी बच्चे का इनोसेंस, पर राइटर उसके इनोसेंस में अपनी चाइल्डहुड को देख सकता है, विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन इन्फेंट फेस, जो कि केवल उसको कहाँ मिल सकता है फ्रेंड, इन्फेंट फेस। मीन्स एक छोटे से बच्चे के फेस पे जो प्योरिटी रहती है उसको देख कर राइटर जो है अपना चाइल्डहुड को पा सकता है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज द पोएट थिंक दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस। अब इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं। एज द पोएट हैज़ ग्रोन अप ही हैज़ बिकम रैशनल। मतलब जब पोएट क्या करता है, जब ग्रो होता है, उसका ग्रो होता है, उसको थोड़ा सा विकास होता है, ही हैज़ बिकम रैशनल। वो कैसा होता है, रैशनल टाइप का होता है। ही कांट फाइंड हेवन एंड हेल एनीवेयर। मीन्स वो कहीं भी इन बुक्स और ऑन जोग्राफी, वो जो जोग्राफी की बुक रहती है, जोग्राफी का बुक यहाँ पास किससे मेटोनिमाई किया गया फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि ग्लोब से किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पास मेटोनिमाई मैंने आपको बताया था, उस पोएम लाइन में आपको मेटोनिमाई देखने को मिला था। मीन्स वो हेल एंड हेवन को कहीं भी बुक, जो जोग्राफी की बुक थी उसको कहीं पूरा ये जगह तो मिली ही नहीं जोग्राफी की बुक। दैट इज़ वाई ही थिंक दे आर नॉट रियल प्लेसेस। इसलिए राइटर ने सोचा कि ये रियल प्लेसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स। आपको कौन सी लाइनिंग मोस्ट पोइटिक लगी इस पूरे पोएम में। द मोस्ट पोइटिक लाइन्स इज ये कौन सी, ये वाली, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन आर इन्फेंस पे। ये पूरी पोएटिक लाइन जो है इसका पूरा कंक्लूड, इस पूरे पोएम का इस 2 लाइन में आपको पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा। मीन्स उसका जो मासूमियत से कहाँ पास चला गया है। मीन्स आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेसेस। मीन्स मैं ऐसे फॉरगेटन प्लेसेस पे गया दैट्स हिडन, जहाँ पास मेरी मासूमियत छुप गई थी। कहाँ, किसके में छुप गई थी, इन्फेंट फेस में छुप गई थी। मीन्स एक बेबी के फेस में छुप गई थी मेरी मासूमियत, छुप गई थी। मीन्स मेरा इनोसेंस जो जाके छुपा हुआ था, कहाँ छुपा हुआ था, एक बेबी के फेस में। जो कि मैं किसी भी बेबी का फेस देखूं तो मुझे अपनी मासूमियत मिल जाएगी। मीन्स उस बच्चे की मासूमियत को देख के मुझे ऐसा फील होगा कि मैं अपनी मासूमियत देख रहा हूँ। दीज 2 लाइन्स फ्रॉम अ राइमिंग कपलेट दे लिफ्ट अस बैक टू द इनोसेंट वर्ल्ड ऑफ इन्फेंट वेयर द पोएट चाइल्डहुड सीम्स टू बी लाइंग हिडन। मीन्स वहाँ पास वो देख सकता है कि जो उसका हिडन चाइल्डहुड है वो कहाँ देख सकता है, इन्फेंट के फेस में देख सकता है। तो यहाँ पास मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड इंक्लूड किए थे जो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जस्ट अ सेकेंड। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। एक एक लाइन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आज के बाद आप ये पोएम तो बिल्कुल ही नहीं भूलने वाले हैं। कितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैम आपने कैसा पढ़ाया। अगर कुछ अच्छा भी ना लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ही कमेंट करें, बुरा भी कर सकते हैं। जो आपका दिल करे वो करिए, पर एक कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी फैमिली जल्दी ग्रो अप हो सके। वैसे मुझे आप लोगों का शुक्रिया करना है, थैंक यू बोलना है बहुत बहुत तहे दिल से कि हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।